अस्सलाम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट ये लेक्चर है और ये टॉपिक भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। पहले ये 10th क्लास में था ये टॉपिक और बोर्ड में इससे बहुत सारे जो शॉर्ट हैं वो लॉन्ग है और एमसीक्यूज आते थे। अब ये 9th क्लास में जो है इंक्लूड किया गया है इस टॉपिक को। तो टॉपिक ये इम्पोर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से समझना है। बड़ा आसान और इंटरेस्टिंग है, बॉडी की फिजियोलॉजी के मतलब है, बॉडी के फंक्शन के मतलब है। The organs and organ system of the body work in coordination to maintain a stable internal environment। इस जुमले को समझिए कि वो कह रहा है कि जो हमारे जिस्म के ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम हैं वो आपस में बाहमी मिलकर काम करते हैं ताकि अंदरूनी जो माहौल है जिस्म का उसको क्या रखा जाए, स्टेबल रखा जाए, मुतवाजन रखा जाए। ये बात क्या है, होम्योस्टेसिस का जो है वो मेन पॉइंट है कि जिस्म के आर्गन्स और आर्गन सिस्टम मिलकर काम करते हैं। हम देखेंगे आगे जाकर इसको कि किस तरह काम करते हैं कि एक मुस्तहकम और मुतवाजन अंदरूनी माहौल को बरकरार रखा जाए। अब यहाँ से आगे जो शुरू हो रही है होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन। अच्छा, इसको हम होम्योस्टेसिस ही कहते हैं कि जिस तरह इनको बैलेंस रखा जाता है। तो यहाँ से आपने क्या है, होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन लिखना शुरू करनी है जहाँ से आगे मैं बोलूंगा। Homeostasis is defined as the ability of an organism to maintain a stable internal environment। यानी कि होम्योस्टेसिस क्या है, इस डिफाइंड एज, इसकी तारीफ की जाती है द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की ऐसी सलाहियत टू मेंटेन के बरकरार रखना अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, मतवाजन अंदरूनी माहौल को बरकरार रखने की जानदार की सिफत है बच्चे। जो जानदार की खसूसियत है, एबिलिटी है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहां तक आपने क्या लिखनी है, इसकी तारीफ लिखनी है। इस चीज को समझिए कि उसने क्या बोला है कि यानी कि जानदार की जो है, इधर से आपने इसकी लिखनी है, उर्दू मीडियम के लिए है, बैरूनी माहौल में तब्दीलियों के बावजूद, डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक इंटरनल एनवायरनमेंट है आपकी जिस्म की अंदरूनी, और एक्सटर्नल क्या है, बैरूनी आपका माहौल। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, बैरूनी माहौल में तब्दीलियों के बावजूद जिस्म के मुस्तहकम और मुतवाजन अंदरूनी माहौल को बरकरार रखने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो ये आपने क्या लिखनी है, इसकी इतनी डेफिनेशन लिखनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चे, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी, एमसीक्यूज के लिए भी। तो ये क्या होगी, इसकी डेफिनेशन आसान है बिल्कुल कि होम्योस्टेसिस इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, अंदरूनी एनवायरनमेंट को स्टेबल रखना है, ऑफ द बॉडी, बॉडी की, डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। डिस्पाइट का मतलब है कि बजाय, यानी कि बाहर जितनी मर्जी तब्दीली आ रही हो माहौल में, तो उसकी, उस तब्दीली के बावजूद अंदरूनी जो आपने माहौल है जिस्म का उसको बरकरार रखना है। इसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अगर इस लफ्ज की तरफ बच्चे आप गौर करेंगे तो जो होम्यो है, होम्यो का मतलब होता है बच्चे सेम, और स्टेसिस का मतलब होता है स्टॉपेज या रोके रखना। यानी कि अंदरूनी जो माहौल है उसको आपने एक जगह पे रोके रखना है, नॉर्मल पे। ठीक है, इसकी मिसालें देता हूँ, अभी समझ लग जाएगी। एग्जाम्पल्स इसकी आगे आपने बच्चे देनी है, तारीफ लिखनी है, आगे एग्जाम्पल देनी है। इंक्लूड रेगुलेटिंग द टेम्परेचर। देखें बच्चे, बाहर टेम्परेचर आपके, सर्दी आती है 4 पे भी जाता है, माइनस पे भी जाता है, गर्मी आती है 45 46 इतना चला जाता है। ठीक है, तो यानी कि 40 से ऊपर जाता है। तो लेकिन जो हमारा जिस्म है उसका टेम्परेचर हमेशा बेटा क्या रहता है, 37 रहता है। तो ये क्या है, होम्योस्टेसिस है। यानी कि बाहर जितनी, यानी कि डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर जितनी मर्जी तब्दीलियां आए, अंदर का टेम्परेचर कितना रहना है जिस्म का, क्योंकि जिस्म के एंजाइम है वो 37 पे काम करते हैं। ठीक है, तो इतना ही रहना है। ब्लड प्रेशर है, ठीक है, वो कितना रखना है, 120 120/80 रखना है। ठीक है ना। ब्लड शुगर लेवल है, इसको भी मेंटेन रखना है ताकि चाहे आप जितनी मर्जी ग्लूकोज ले लें, तो जो एक सेहतमंद जिस्म है उसमें जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है उसको एक रखा जाता है। पीएच लेवल है खून का, उसको भी क्या रखना है, बैलेंस रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये होम्योस्टेसिस की मिसालें हैं।
कि बाहर इन्वायरमेंट में जितना मर्जी जो है वो टेम्परेचर राइज करे या फॉल करे, आपका जो जिस्म है वो उसे मतवाजन रखेगा। तो इसकी मिसालों में आपने ये दर्जा हरारत, खून का दबाव, ब्लड प्रेशर, शुगर और तेजाबियत वगैरह की मिसालें देनी है। तो ये है इसकी तारीफ और मिसालें। आगे बच्चे इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि ये आपने सवाल है जो इसकी तारीफ, डेफिनेशन, ये सारा कुछ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर और शॉर्ट के तौर पर करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ते हैं हम। होम्योस्टेसिस प्ले अ वाइटल रोल इन सपोर्टिंग ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। तो जो होम्योस्टेसिस है, इसकी सलाहियत होना जिस्म के तमाम फ़ाल के साथ साथ जिस्म की मजमूई सेहत के लिए ज़रूरी है। मजमूई सेहत के लिए किस तरह ज़रूरी है, इन चीज़ों को ज़रा देखिएगा बच्चे। ईच सेल इज, पहला अहमियत का पॉइंट, ईच सेल इज सोफेस्टिकेटेड मशीन दैट प्लेज अ प्रिसाइज रोल विद इन द बॉडी। यानी कि हर जो सेल है एक नफीस मशीन है, एक पेचीदा किस्म की मशीन है। दैट प्लेज अ प्रिसाइज रोल, यानी कि एक बिल्कुल दुरुस्त किस्म का जो किरदार है वो अदा करता है, ठीक है। द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल इज पॉसिबल ओनली व्हेन एक्स्ट्रा सेलुलर कंडीशन सच एज टेम्परेचर, pH and the concentrations of salts, glucose and oxygen are kept in normal। तो उसने इसमें ये बताया है कि हर सेल है वो एक क्या है, एक पेचीदा मशीन है। और जो सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग है बच्चे, बकायदा जो उसका फेल है तब ही वो मुमकिन होगा जब बैरूनी एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर वाली जो कंडीशन है, ठीक है, उनको, जैसे उनकी मिसालें हैं, टेम्परेचर नॉर्मल रखा जाए, पीएच को नॉर्मल रखा जाए, नमकियात के इर्तिकाज को नॉर्मल रखा जाए, ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को नॉर्मल रखा जाए, इन तमाम चीज़ों को नॉर्मल रखा जाएगा तो फिर ही क्या है, ये सेल है एक अच्छी मशीन के तौर पर काम दिखाएगा। तो सेल क्या है, एक पेचीदा मशीन है जिसम के अंदरूनी अंदर मखसूस किरदार अदा करता है। सेल का दुरुस्त काम सिर्फ इस वक्त मुमकिन है जब सेल के बैरूनी हालात को, बैरूनी हालात में क्या आ गया, दर्जा हरारत, पीएच, नमकियात, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मकदार है, इनको नॉर्मल में रखा जाए, ठीक है। बाद व्हेन वी डू हार्ड वर्क, दूसरा अहमियत का पॉइंट, व्हेन वी डू हार्ड वर्क आवर मसल प्रोड्यूस हीट दैट रेजेस द बॉडी टेम्परेचर। अब देखें बच्चे, आप ना ये जो दो पॉइंट है ना, ये आपके बॉडी टेम्परेचर के मुतालिक हैं, यानी कि थर्मो रेगुलेशन के मुतालिक हैं। थर्मो का मतलब होता है हीट और टेम्परेचर, और रेगुलेशन का मतलब होता है उसको रेगुलेट करना। हमने देखना है कि जो थर्मो, जो होम्योस्टेसिस है वो किस तरह हमारे ज्यादा टेम्परेचर और कम टेम्परेचर को नॉर्मल, यानी कि 37 पर लेकर आती है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर आती है, ठीक है ना। तो अगर इसको हम वो उसमें करेंगे, कन्वर्ट करेंगे दूसरे स्केल में, तो कि थर्मामीटर पे होता है स्केल, तो वो 98.6 जो है वो फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं 37 डिग्री की, ठीक है ना, 37 डिग्री की बात कर रहे हैं, यानी कि सेल्सियस की बात कर रहे हैं। अच्छा, व्हेन वी डू हार्ड वर्क आवर मसल प्रोड्यूस हीट दैट रेजेस द बॉडी टेम्परेचर। जब हम काम करते हैं तो हमारे मसल हैं जो वो हीट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म का टेम्परेचर क्या है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, नॉर्मल लेकर आना है, ठीक है, कम करना है, 37 तक लेकर आना है। तो क्या होगा, इन सच सिचुएशन द टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इन द ब्रेन। तो जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है दिमाग में, जिसे हम बच्चे बोलते हैं हाइपोथैलामिस, ठीक है ना, यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो दिमाग में जो ये जो सेंटर है, ये क्या करता है, सेंड मैसेज टू स्वेट ग्लैंड्स, यानी कि हमारे दिमाग को पैगाम जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है, बढ़ रहा है। तो दिमाग में जो हाइपोथैलामिस होगा, जो इस टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, वो बच्चे जो स्वेट ग्लैंड हैं, पसीना पैदा करने वाले जो ग्लैंड हैं, उनको पैगाम भेजेगा कि पसीना बहाना शुरू करो। एज अ रिजल्ट स्वेटिंग अक्कर, तो इस वजह से क्या होगा, पसीना आएगा एंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फॉल्स टू नॉर्मल, और जिस्म का टेम्परेचर क्या है वो नॉर्मल पर आ जाएगा। यहाँ पे देखें बच्चे, ये एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, मिसाल के तौर पर हम कहेंगे कि 37 है, ठीक है। तो अगर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जब मसल हरकत करेंगे तो टेम्परेचर क्या है, बढ़ेगा, एनर्जी हीट पैदा होगी, तो बॉडी टेम्परेचर रेजेस अबव 37। तो जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला सिस्टम है, वो क्या करेगा, स्वेट ग्लैंड सिक्रीट स्वेट, तो वो स्वेट ग्लैंड को पैगाम भेजेगा, पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड्स को, तो वो क्या करेंगे कि वो पसीना पैदा करेंगे। एज दी स्वेट एवेपोरेट, तो जब ये पसीना एवेपोरेट होगा जिसम से, उड़ेगा बुखारात बनकर, हीट इज लॉस्ट, तो वो साथ वो जो हीट पैदा हुई थी उसको भी ले जाएगा, और जिसम का टेम्परेचर बचे दोबारा क्या है, वो 37 पे आ जाएगा। तो बॉडी टेम्परेचर फॉल्स टू 37। तो ये क्या हो गया, एक होम्योस्टेसिस का अहमियत का पॉइंट हो गया कि जो जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर वो बढ़ेगा तो पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड पसीना पैदा करेंगे, और जिस्म का टेम्परेचर क्या है, दोबारा 37 पर बच्चे
आ जाएगा। तो ये क्या हो गया कि जिस्म के दर्जा हरारत में होम्योस्टेसिस का किरदार हो गया। ठीक है, उसके बाद बचे दूसरी चीज, अगर टेम्परेचर कम हो जाए, ये तो है ना, टेम्परेचर बढ़ जाए, अगर कम हो जाए, व्हेन द बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, जब बॉडी का टेम्परेचर कम होता है सर्दी में मिसाल के तौर पर, द टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर्स, अब टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटिंग वही है, दिमाग में ही है, हाइपोथैलेमस ही है, सेंड मैसेजेस टू द मसल, अब स्वेट ग्लैंड को पैगाम नहीं आएगा, अब मसल्स को, पट्ठों को पैगाम आएगा। एज अ रिजल्ट शिवरिंग अकर्स, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, कपाहट होगी, जिसम कांपना शुरू करेंगे पट्ठे, टू जनरेट हीट। और आपको पता है कि जब आप सर्दी में कांपते हैं तो उस कपाहट की वजह से क्या होती है, गर्माइश पैदा होती है। क्यों? क्योंकि उसने जिस्म का जो टेम्परेचर है उसको क्या रखना है, 37 पर। तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, इससे अगर टेम्परेचर कम करेगा, बच्चे कम होगा, तो क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर फॉल 37, अगर यहाँ 37 से बिलो जाएगा तो फिर क्या होगा, जो कंट्रोल सेंटर है ब्रेन में जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, तो वो मसल को क्या करेगा, सिग्नल करेगा कि, और मसल क्या करेंगे, शिवरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो शिवरिंग जनरेट हीट, तो शिवरिंग की वजह से हीट पैदा होगी, और जो बॉडी का टेम्परेचर है बच्चे वो दोबारा कहाँ आ जाएगा, 37 पे आ जाएगा। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर है, होम्योस्टेसिस बॉडी के टेम्परेचर की, यानी कि थर्मल रेगुलेशन, अगर आपको कोई कहे कि इसको आप डायग्राम की सूरत में बयान करें, तो ये स्टेप मैंने आपको समझा दिए हैं बच्चे। तो ये 2 पॉइंट हैं जो मैंने बताए हैं कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्वेट ग्लैंड को पैगाम जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से पसीना पैदा होगा, तो पसीना पैदा होने की वजह से क्या होगा बच्चे, आपके जो जिस्म से हरारत खारिज होगी, और जब हरारत खारिज होगी, बखारात बनकर उड़ेगा, तो जिस्म का टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसी तरह अगर जिस्म का टेम्परेचर सर्दियों में या किसी और वजह से कम हो गया है, नॉर्मल से 37 से कम हो गया है, तो फिर जो ब्रेन में कंट्रोल सेंटर है, वो हाइपोथैलेमस है, वो मसल को पैगाम भेजेगा कि आप कांपना शुरू करो, जिसकी वजह से क्या है, हीट पैदा होगी, हरारत पैदा होगी, जिस्म का टेम्परेचर दोबारा क्या है, 37 पर आ जाएगा। तो ये बच्चे 2 पॉइंट हैं जो आपने याद रखने हैं। तो एक जो है, जब मसल हरकत पैदा करते हैं, मसल हरारत पैदा करते हैं सख्त मेहनत में, तो जिस्म का दर्जा हरारत है बढ़ जाता है, और क्या है, पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड क्या हैं, पसीना पैदा करके उसको कम करते हैं। और जब दर्जा हरारत गिर जाता है, तो दर्जा हरारत को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल करने वाला मरकज है, कंट्रोल सेंटर है दिमाग में, वो मसल को पैगाम भेजता है, जिसके नतीजे में कपाहट पैदा होती है और हरारत पैदा होती है। तो ये बच्चे कितने पॉइंट हो गए, ये 3 पॉइंट हो गए होम्योस्टेसिस की अहमियत के, जिसमें से ये जो 2 पॉइंट आपको पढ़ाए हैं, ये बताए हैं कि टेम्परेचर किस तरह कंट्रोल होता है। उसके बाद आगे बच्चे मजीद इन चीज़ों को देखते हैं। अहमियत का चौथा पॉइंट बच्चे, इंपॉर्टेंस का, व्हेन वी ड्रिंक जूस, जब हम जूस पीते हैं, ठीक है, तो जूस में क्या होती है, ग्लूकोज, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेस, तो जिसकी वजह से ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है बच्चे, वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। इन दिस सिचुएशन, इस सूरत हाल में जो पेंक्रियाज है, लबलबा है, ठीक है, वो क्या करता है, रिलीज अ हार्मोन इंसुलिन इन द ब्लड। तो पेंक्रियाज खून में क्या करता है, इंसुलिन को खारिज करता है। दिस हार्मोन लोवर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल टू नॉर्मल। तो ये क्या हो गया, होम्योस्टेसिस का चौथा पॉइंट हो गया, चौथी अहमियत का पॉइंट हो गया कि जब हम जूस पीते हैं तो खून में ग्लूकोज बढ़ जाती है। इस सूरत में पेंक्रियाज खून में एक क्या है, हार्मोन इंसुलिन खारिज करता है। ये हार्मोन खून में ग्लूकोज की सतह को कम करके मामूल पर ले आता है। अगर ग्लूकोज की सतह ज्यादा रह गई तो वो किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है। बॉडी के जो सेल्स हैं, हमने सबसे पहले जो पढ़ा है कि जो सेल्स हैं उनको अच्छे तरीके से काम करने का मौका नहीं मिलेगा, सेल डैमेज होंगे। जब सेल डैमेज होंगे तो वो सेल जिन आर्गन का हिस्सा है, वो आर्गन भी क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो ग्लूकोज को जिस्म में जो शुगर होती है, इस लेवल को नॉर्मल रखने के लिए क्या होता है कि जो पेंक्रियाज होता है वो इंसुलिन खारिज करता है। तो इंसुलिन क्या करती है, इस ग्लूकोज को पकड़कर पट्ठों में और जिगर में क्या कर देती है, स्टोर कर देती है। तो ये क्या काम है बच्चे, पेंक्रियाज का होम्योस्टेसिस में, यानी कि इंसुलिन को, शुगर को लेवल को मेंटेन करना। उसके बाद 5वां पॉइंट, व्हेन वी डू हार्ड एक्सरसाइज, जब हम सख्त मशक्कत वाला काम करते हैं, आवर मसल्स नीड मोर ऑक्सीजन। जाहिर बात है फिर हमारे मसल्स को बहुत ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसीलिए आप जब दौड़ते हैं तो ब्रीथिंग रेट आपका बढ़ जाता है सांस लेने का। इन सच कंडीशन द रेट ऑफ ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट आर इंक्रीज। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि जब हम सख्त वर्जिश करते हैं तो हमारे मसल या को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो ऐसी सूरत में ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए क्या होगा कि यानी कि हमारा जो ब्रीथिंग की रफ्तार है सांस लेने की, वो बढ़ जाएगी और दिल की धड़कन भी बढ़ जाएगी। ठीक है,
ताकि वो उस धड़कन से ज्यादा जो है खून है वो जल्दी से टिश्यूज को ऑक्सीजन वाला खून है वो पहुंचाया जा सके। एक्सेलरेटेड ब्रीथिंग, बढ़ी हुई सांस का अमल बढ़ा हुआ, एंड हार्ट बीट, और ज्यादा दिल की धड़कन, सप्लाई मोर ऑक्सीजन एंड फूड टू द मसल्स फॉर कंटिन्यूस वर्क। तो इस दिल की धड़कन के और जो तनफ्फुस का अमल है, इसको सांस लेने का अमल है और दिल की धड़कन है, इसके ज्यादा होने से मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन और खुराक फराहम होती है ताकि वो मुसलसल काम कर सकें। तो ये थे बच्चे 4-5 पॉइंट होम्योस्टेसिस की अहमियत के, कि होम्योस्टेसिस क्या है। होम्यो का मतलब है सेम, स्टेसिस का मतलब है रोकना, यानी कि एक जगह पर रोके रखना। क्या रोके रखना? कि बाहर जितनी मर्जी तब्दीलियां आ जाएं आपके माहौल में, उसके उसकी बजाय अंदरूनी जो जिस्म का माहौल है, शुगर है उसको एक लेवल पे रखना है, टेम्परेचर है उसको एक लेवल पे रखना है, ठीक है, पीएच है उसको एक लेवल पे रखना है। तो ये सारी चीजों को एक लेवल पे रखने का नाम, नॉर्मल लेवल पे रखने का नाम ही होम्योस्टेसिस है। ठीक है, तो इसकी अहमियत की हमने इसकी मिसालें दी हैं कि टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, पीएच लेवल है। उसके बाद हमने इसकी अहमियत पढ़ी है बच्चे। अहमियत में बताया कि सेल है उनकी वर्किंग के लिए ज़रूरी है कि तमाम माहौल से मुताबिकत रखने वाले इसके पैरामीटर पूरे हों। उसके बाद हमने देखा कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर क्या होता है, अगर टेम्परेचर कम होता है तो उसको किस तरह मेंटेन किया जाता है। बढ़ता है तो पसीना बहाकर उसको मेंटेन किया जाता है, कम होता है तो जिस्म में कपकपी पैदा करके, शिवरिंग पैदा करके, शिवरिंग का मतलब होता है कपकपाहट, उसको मेंटेन किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, तो किस तरह जो है वो लबलबा है, पैंक्रियाज है, वो इंसुलिन खारिज करके इसको कंट्रोल करता है। जब हमारे जिस्म को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो किस तरह सांस की रफ्तार को ज्यादा करके, दिल की धड़कन को ज्यादा करके हमारे जिस्म के टिश्यूज हैं उनको ऑक्सीजन दी जाती है और उनको फूड की सप्लाई की जाती है, ताकि मुशक्कत वाला काम करते हुए जिस्म को जो है वो मसलसल एनर्जी है वो मिलती रहे। तो ये था बच्चे होम्योस्टेसिस वाला एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि आपके जिस्म की फिजियोलॉजी को बरकरार रखता है, और मुख्तलिफ आर्गन और आर्गन सिस्टम आपने पढ़े कि किस तरह इसको मेंटेन रखने में अपना किरदार अदा करते हैं। ठीक है, तो अगला जो लेक्चर है बच्चे वो है हमारा रोल ऑफ आर्गन सिस्टम इन होम्योस्टेसिस के। होम्योस्टेसिस में आर्गन सिस्टम का क्या रोल है वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया। आपको सारा जो एजुकेशनल मटेरियल है वो यहाँ पे मिलता रहेगा, और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।